नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जांगेड़। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति। और धार्मिक स्थिति के अंदर एक बिंदु है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि मर्त शरीर का अंत्येष्टि संस्कार वे किस प्रकार से करते थे। तो हमें अंत्येष्टि संस्कार के तीन रूप हमारे सामने आते हैं। एक तो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, एक दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ यह है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद और उसको यानी कि कब्र खोदकर उसके अंदर दफना दिया जाता था। पूरे शरीर को, इस आधार पर उसको पूर्ण समाधिकरण कहा गया है। आंशिक समाधिकरण जिसका अर्थ है कि मृत शरीर को कुछ दिन के लिए पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर जो शेष रहता था उसको समाधि के अंदर दफना दिया जाता था, उसको कहते हैं आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार यानी कि मृत शरीर को जला दिया जाता था, उसको कहते हैं दाह संस्कार। बात उठती है कि ये तीनों प्रकार हमें कहाँ कहाँ से और किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। कि पूर्ण समाधिकरण हड़प्पा के अंदर, यानी हड़प्पा नगर है उसके बाहर हमें एक कब्रिस्तान मिला है, और उस कब्रिस्तान के अंदर यानी कि पूरी की पूरी समाधि हमें प्राप्त होती हैं। और समाधि के अंदर जो शव को लेटाया जाता था वह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लेटाया जाता था, यानी कि उत्तर में उसका सिर होता था, दक्षिण के अंदर पैर होते थे। और इस प्रकार से नगरों के अंदर मर्त शरीर को कब्रों के अंदर दफनाया जाता था। लेकिन इसके अपवाद सामने आते हैं। कालीबंगा है, कालीबंगा के अंदर मर्त शरीर का यानी कि उसका सिर है वह दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ किए जाते थे। लोथल के अंदर जो एक समाधि प्राप्त होती है उसका सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर। और रोपड़ के अंदर एक समाधि प्राप्त होती है, उसके अंदर पैर पश्चिम की ओर, सिर है वह पश्चिम की ओर है और पैर पूर्व की ओर है, यानी कि ये अपवाद है। जबकि अधिकांश नगरों की समाधियों के अंदर मर्त शरीर का सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हमें प्राप्त होते हैं। बात करें आंशिक समाधिकरण की, यानी कि शव को पहले खुले के अंदर छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षियों के खाने के बाद जो कुछ शेष रहता था उसको दफना दिया जाता था, उसका नाम रखा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण के अंदर यानी कि जानकारी प्राप्त होती है कि वे लोग अपने इस मर्त शरीर का भी किसी के उपयोग में आए, ये भावना उनके मन के अंदर विद्यमान थी। दाह संस्कार यानी कि मर्त शरीर को पूर्ण रूप से जला दिया जाता था। मोहनजोदड़ो के अंदर हमें किसी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं प्राप्त होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर कौन सा संस्कार प्रचलित था, दाह संस्कार प्रचलित था। दाह संस्कार करने के बाद भी कुछ यानी कि लोग उस मिट्टी को कलश के अंदर डालकर और फिर देते थे, जिसको जॉन मॉर्सल ने कौन से समाधियां कहा है, प्रतीकात्मक समाधियां कहा है। इन पूर्ण समाधिकरण के अंदर हमें अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर यानी कि हमारे इतिहासकारों ने अर्थ लगाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे। और इसलिए उनका मानना था कि मनुष्य जिन वस्तुओं का उपयोग इस जीवन में करता है उन वस्तुओं का उपयोग वह अगले जीवन में भी करेगा। इसलिए दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं समाधियों के अंदर दफना दी जाती थी। जिस प्रकार कई आभूषण, कई बर्तन हमें इन समाधियों के अंदर प्राप्त होते हैं। रोपड़ के अंदर तो एक समाधि के अंदर हमें एक शव के साथ कुत्ता दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि कुत्ते को भी शव के साथ दफनाया था। यानी कि हमें तीन प्रकार की बातें हमें याद रखनी होगी कि अंत्येष्टि किस प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, तीन प्रकार से वहां पर मर्त शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ होता है कि मर्त शरीर को यानी कि उसको कब्र के अंदर यूं का यूं लेटा दिया जाए या दफना दिया जाए, उसको कहते हैं पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का अर्थ हुआ कि शरीर को कुछ दिन के लिए खुले में छोड़ दिया जाए, पशु पक्षियों के खाने के बाद जो कुछ शेष बचे उसको दफना दिया जाए, वह कहलाएगा आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार यानी कि मर्त शरीर को जला दिया जाए, उसको कहेंगे दाह संस्कार। और दाह संस्कार करने के बाद उसकी मिट्टी जो राख बनती है उसको कलश में डालकर कोई लोग समाधि के अंदर दफना देते थे, उसको कहा जाता है प्रतीकात्मक समाधियां। यानी कि जॉन मॉर्सल ने उन समाधियों का नाम क्या दिया है, प्रतीकात्मक समाधियां। इस प्रकार धार्मिक की स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के अंदर हमें देखने को मिलती है। बात करें वहाँ की अर्थव्यवस्था की कि वे लोग इतने समृद्ध किस प्रकार से
थे, उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो अर्थव्यवस्था के अंदर यानी कि उनका आधार क्या था। आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था कृषि, पशुपालन और व्यापार। यानी कि पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो वे लोग कृषि कार्य भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। तो उनकी आर्थिक जीवन का आधार ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। कृषि कृषि के अंदर हमें गेहूं, जौ, चना चना, राई, मटर आदि अनेक प्रकार के अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे लोग कृषि कार्य के अंदर इन फसलों का उत्पादन करते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का भी उत्पादन करते हैं। यानी कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होती है। प्रश्न उठता है कि वे लोग कृषि कार्य किस प्रकार से करते थे, यानी कि कृषि करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे। तो हमने यानी कि पहले भी बात की थी कि बनावली से हमें हल के साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे लोग हल से भी परिचित थे और उनकी मोहरों से हमें बैल के साक्ष्य मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे लोग बैल से भी परिचित थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह ही थी कि कालीबंगा से जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे खेती करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, हल और बैल का प्रयोग करते थे। हल और बैल का प्रयोग करते थे, लेकिन उस समय के जो हल बने हुए थे वे लकड़ी के बनाए गए थे। वे लोग एक ही मौसम के अंदर या एक ऋतु के अंदर दो प्रकार की फसलों का उत्पादन भी करते थे। जिस प्रकार से हमने कालीबंगा के अंदर देखा, एक लाइन उत्तर से दक्षिण की तरफ और दूसरी लाइनें थी पूर्व से पश्चिम की तरफ। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक ही साथ दो फसलों का उत्पादन किया जाता था। फसलों का उत्पादन एक साथ किया जाता था, लेकिन जहाँ पर वर्षा कम होती थी वहाँ पर किस प्रकार से फसलों का उत्पादन करते थे। तो यानी कि एक स्थान प्राप्त होता है सोर्तगही, जो कहाँ पर है, अफगानिस्तान के अंदर। और वहाँ से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, नहरों के। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे लोग फसलों की सिंचाई के लिए नहरों का भी प्रयोग किया होगा। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि धौलावीरा के अंदर हमें एक तालाब यानी कि जल संचय के अवशेष प्राप्त होते हैं और उस जल का प्रयोग वे पीने के लिए या सिंचाई के लिए किया होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर वर्षा कम होती थी वहाँ पर वे लोग फसलों की सिंचाई भी करते थे। पशुओं के अंदर यानी कि पशुपालन है, बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट, हाथी, बाघ, हिरण, मोर आदि अनेक प्रकार के पशुओं के पालने के अवशेष हमें वहां से प्राप्त होते हैं। क्योंकि इन पशुओं के कोई न कोई रूप से हमें वहां पर उनकी हड्डियां हैं, उनका चमड़ा है, ये हमें प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे लोग इन पशुओं से क्या थे, परिचित थे और इन पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया था। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था का दो आधार हमने जाना कि अर्थव्यवस्था के जीवन के लिए कृषि महत्वपूर्ण थी और पशुपालन महत्वपूर्ण था। लेकिन हम कहेंगे कि वे उनके आर्थिक जीवन का आधार व्यापार भी महत्वपूर्ण था। व्यापार किन किन वस्तुओं का और कहाँ से और किस प्रकार से करते थे। यानी कि व्यापार करेंगे तो वे वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए यानी कि वे कौन कौन सी चीजों का उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर यानी कि प्रमुख उनका उद्योग था वस्त्र उद्योग। क्योंकि हमने जाना कि वे लोग कपास का उत्पादन करते थे और कपास से रेशा बनाकर और फिर वस्त्रों का निर्माण करते थे और सूती वस्त्रों का वे क्या करते थे, निर्यात करते थे। इसके अलावा हमें अनेक प्रकार के साधन प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार से चनोदड़ों से हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे लोग इनका भी व्यापार करते थे। यहाँ से यानी कि इसके अलावा अनेक प्रकार की धातुएं भी निर्मित की गई थी और धातुओं से वस्तुएं बनाकर वे अलग अलग स्थानों के ऊपर बेचते थे। व्यापार किस प्रकार का होता था, व्यापार होता था यानी कि वस्तु विनिमय के माध्यम से। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाए, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। वे लोग यानी कि नाप तोल से भी परिचित थे। मैंने आपको बताया था कि हमें वहां से एक पैमाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अनेक प्रकार के बाट और तराजू भी प्राप्त होते हैं। बाटों का जो गुणनाक था वह 16 के गुणनाक में था। जिस प्रकार 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 यानी कि इस प्रकार से बाटों का वहाँ पर गुणनाक हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा वहाँ से हमें तोलने के लिए तराजू के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं और तराजू
कहाँ से मिला है? सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा से हमें तराजू के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि वो वस्तुओं को तौलकर और उनकी जांच करके उनके बाद में ही वस्तुओं का क्या करते थे, वो बेचते थे। इसके अलावा यानी कि और शिल्प कला में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी मोहरें मुहरें और मोहरें किससे बनाई जाती थी? सेल खड़ी नामक पत्थर से। सेल खड़ी नामक पत्थर से मोहरों का निर्माण किया जाता था। लेकिन ये मोहरें व्यापार का माध्यम नहीं थी। यह नहीं था कि वस्तु के बदले मोहरें दे दी गई और वस्तु खरीद ली गई, ऐसा नहीं था। ये मोहरें हमें किसके रूप में मिलते हैं? हमें अभिलेखों के रूप में ये प्राप्त हुई हैं। उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उनसे हमने इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। तो प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहरें प्राप्त होती हैं वे किस पत्थर से बनाई गई हैं? तो कौन से पत्थर से? सेलखड़ी नामक पत्थर से। इन मोहरों का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार या आयताकार था। इस प्रकार से मोहरों का निर्माण वहां पर किया जाता था। कौन कौन से देशों से किस प्रकार से? यानी कि अफगानिस्तान से वे टिन मंगाते थे, खेतड़ी से तांबा, ईरान व दक्षिणी भारत से सोना, बदखशा से लाजवर्द मणि। कई बार कंपटीशनों के अंदर क्या करते हैं, इन स्थानों के नाम दे देते हैं, एक तरफ इन धातुओं के नाम देते देते हैं और कहते हैं कि मिलान करके कुट का सही उत्तर दीजिए। यानी कि इस प्रकार से हमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें अच्छे तरीके से याद रखना होगा कि वे अफगानिस्तान से टिन, खेतड़ी से तांबा, ईरान व दक्षिणी भारत से सोना और बदखसा से लाजवर्द मणि मंगवाते थे और उनसे शिल्प कला कर के माध्यम से अनेक वस्तुओं का निर्माण करते थे और उसके बाद में उन वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। इसके अलावा यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति पढ़ी, धार्मिक स्थिति पढ़ी। अब हम उनके थोड़ी सी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता का केंद्र क्या था, शासन चलाने का केंद्र बिंदु क्या था? तो हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने तर्कों के माध्यम से और उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में बताते हैं। जिस प्रकार कहा गया है कि मध्यम वर्गीय जनतंत्र वहां पर शासन प्रणाली थी। और ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन मार्शल ने और मार्टिमर व्हीलर ने। जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और ये बात कही है हंटर ने। प्रतिनिधि शासन था मैके। पुरोहितों का शासन था स्टुअर्ट पेगट, और पेगट ने तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में उसने बताया है। व्यापारियों का शासन, ये एक सर्वमान्य मत ये मानते हैं कि व्यापारी लोग थे और उनका शासन था और पूरी की पूरी सभ्यता रियासतों के अंदर विभाजित थी। इसी प्रकार कालीबंगा को भी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में देखा गया है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, लेकिन अधिकतर प्रचलित मत यही है कि मध्यम वर्गीय जनतंत्र शासन प्रणाली वहां पर विद्यमान रही होगी। तो इस प्रकार से उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मैंने अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं तक, बाकी कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।